नमस्कार। आप सबका स्वागत। प्रेम विवाह की बात चल रही थी पिछले पाठ में, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पिछले पाठ में हमने चंद्रमा के बारे में चर्चा की है। चंद्रमा के प्रेम विवाह और सफल प्रेम विवाह कि प्रेम विवाह में मन की क्या परिस्थिति है, क्या रोल है, उसका क्या रोल अदा करता है चंद्रमा, ये सारा जाना हमने। क्या क्या दिक्कत आ सकती है, कौन से चंद्रमा को, कौन सी राशियों को प्रेफरेंस देना चाहिए, ये सारी बातें हमने पिछले पाठ में चंद्रमा के संबंध में की। आज जो बात करेंगे वो है पंचम भाव की। पंचम भाव शादी से पूर्व बहुत सी रस्में होती हैं, रिंग सेरेमनी, शगन, ये वो काफी किस्म के। तो विवाह से पहले प्रेम जो होता है वो भी विवाह से पहले होता है। अगर प्रेम विवाह की बात करते हैं तो पहले प्रेम होगा। प्रेम का भाव कौन सा है? पंचम भाव है। पंचम भाव से ही हम प्रेम देखते हैं। और पंचम भाव त्रिकोण का भाव है। त्रिकोण भाव है, जिसे पराशर जी योगकारी कहते हैं। पंचम भाव को योगकारी कहते हैं। पंचम और नवम भाव जो है, इसे पराशर जी ने योगकारी कहा है। पूर्णकारी योगकारी ग्रह कब बनता है? जब केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो जाए तो वो पूर्ण योगकारी हो जाता है। पंचम भाव पूर्वले जन्मों का भी है, उसका भी रोल है। पंचम भाव से संतान भी देखते हैं, पंचम भाव से हायर एजुकेशन भी देखते हैं, मगर अपना जो टॉपिक है वो है प्रेम विवाह और पंचम भाव। पंचम भाव में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, यानी पहले ये क्योंकि भाव बलवान कब होता है? अगर भावेश उसमें बैठा हो। पंचम में सबसे पहले क्या हो? पंचम में शुभ ग्रह बैठे। शुभ ग्रह पंचम भाव में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो। शुभ ग्रह की दृष्टि हो। शुभ कर्तरी में हो। पंचम भाव भी शुभ कर्तरी में हो। पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो। शुभ ग्रह कौन से हैं? नैसर्गिक तौर पर, मैं हमेशा बात यही करता हूं, नैसर्गिक तौर पर, तत्कालिक की बात नहीं करता है। नैसर्गिक तौर पर शुभ ग्रह गुरु और शुक्र। गुरु जैसे तीसरे और 12वें का स्वामी हो, तीसरे या छठे का, किसी अशुभ या दुख स्थानों का स्वामी भी क्यों ना हो, दोनों राशियां का, मगर इसमें ये बात मैटर नहीं करती। शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह स्थित हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो और शुभ कर्तरी में हो, तो पंचम भाव बलवान है प्रेम विवाह के लिए। पंचम भाव से पहले भी बता चुका हूं कि ये प्रेम का भाव है, पूर्वले जन्म का भाव है और योगकारी भाव है। और इसमें जो पंचमेश है, और जो पंचमेश है
पंचमेश, पंचमेश की क्या स्थिति हो, जैसे मैंने पिछले चंद्रमा की बताई पिछले पाठ में, हर किसी प्रश्न के लिए किसी भी भाव का प्रश्न हो, उसका जो भवेश हो वो केंद्र त्रिकोण में हो, बहुत अच्छा। मगर चंद्रमा के लिए मैंने भाव चौथा जो है प्रेम विभाव में वो कहा था भी नहीं, अच्छा नहीं, क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा सेल्फिश हो जाता है, खुदगर्ज हो जाता है। नहीं? अगर केंद्र त्रिकोण में नहीं है तो कहाँ होना चाहिए, तीसरे या 11वें भाव में। उससे कम अच्छा दूसरे भाव में। परंतु 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। पंचमेश की जो स्थिति है या तो केंद्र त्रिकोण में हो, अगर केंद्र त्रिकोण में नहीं है तो तीसरे या 11वें भाव में हो, कम से कम दूसरे भाव में तो हो, अच्छा चलेगा। परंतु अगर 6, 8, 12 में है तो आप ये मन में बात चली जानी चाहिए कि प्रेम विवाह में कोई ना कोई विघ्न तो है ही। पंचम का स्वामी 6, 8वें में जाना अच्छा नहीं है। और उसके बाद पंचम पे दृष्टि जो है शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह से, उसकी शुभ ग्रह के साथ दृष्टि होनी चाहिए। तो शुभ ग्रह से युति भी होनी चाहिए, शुभ ग्रह से युत हो। अगर ये शुभ ग्रह लगन का मित्र हो तो बहुत अच्छा। जो लगन का स्वामी है, ये शुभ ग्रह अगर उसका मित्र हो तो बहुत अच्छा। जिस शुभ ग्रह की दृष्टि या युति पंचमेश के साथ है, अगर वो लगन का मित्र है तो अच्छा, ठीक है ना। क्योंकि अगर मित्रता नहीं है तो जितनी जो सफलता हमें मिलनी थी उसमें कुछ ना कुछ कमी होती जाएगी। शुभ ग्रह तो है, अगर वो लगन के साथ मित्र भी हो जाता है तो फिर बहुत बढ़िया। और पंचमेश शुभ कर्तरी में हो, मैंने कहा भी शुभ कर्तरी का प्रभाव ये दृष्टि से भी ज्यादा होता है। मैंने पिछले पाठ में कहा पड़ोसी जो है अगर आपके अच्छे हैं तो अपने रिश्तेदार बंधुओं से भी ज्यादा फायदा होता है उनका। बहुत से ज्योतिषाचार्य कर्तरी को इग्नोर कर देते हैं, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। शुभ हो चाहे अशुभ हो, उनको पूर्ण ध्यान देना चाहिए। और शुभ है तो शुभ की बात कीजिए, शुभ है तो शुभ की बात कीजिए। और इसके साथ एक बात और, अगर पंचमेश की युति जो है, पंचमेश प्लस कारक, पंचमेश प्लस कारक, अब पंचम का कारक कौन है, गुरु। कई ज्योतिषाचार्य ये भी बात करेंगे कारको भाव नाशाय, कारक भाव की हानि भी करता है
अगर युति हो गई, नहीं, उसके साथ ही वो बात अलग से है, वो एक चैप्टर कंसेप्ट अलग से है, उसकी भी चर्चा करके कि कारक अपने ही भाव की हानि कैसे करता है। तो अगर पंचमेश की कारक के साथ युति है नहीं, तो बहुत अच्छा, जिस पर्पस के लिए देख रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा। और यही नियम अगर पंचमेश की जगह पे हम कारक लिख दें, कारक, तो इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे हमने देखा कि कारक जो है वो केंद्र त्रिकोण में हो, केंद्र त्रिकोण में नहीं है तो तीसरे 11वें भाव में हो, उसमें भी नहीं है, कम से कम दूसरे में तो हो, मगर 6, 8, 12 में ना हो। अगर वहाँ चला गया तो कमज़ोर हो जाएगा, कोई ना कोई अपशगन या हानि की बात करेगा ही करेगा। शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ उसकी युति हो, और वो शुभ कर्तरी में भी हो। इन सारी बातों के बाद ये जो बात हम टॉपिक चल रहा है ना, हमारा प्रेम विवाह की बात चल रही है। मैं जो बात कर रहा हूँ, ये जो बात है ना, प्रेम की बात है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लव एंड अफेयर्स। जो अफेयर्स की बात नहीं है वो आगे करेंगे, ये है सिर्फ प्रेम, जिसे हम लव बोलते हैं। लव की बात चल रही है नहीं, अफेयर्स की नहीं है नहीं? वो भी आगे बात आगे चलकर करेंगे हम नहीं? चंद्रमा देखें, चंद्रमा की जो बातें पिछले पाठ में बताई हैं उनका भी मन में ध्यान रखें पत्रिका देखने से पहले, है नहीं? भी क्या ऐसा तो नहीं स्थिर चंद्रमा है, शुभ चंद्रमा है नहीं? शुभ ग्रह के साथ उसकी युति है। ये बातों का नैसर्गिक, शुभ ग्रह भी मैं बार बार कह रहा हूँ नैसर्गिक तौर पे, तत्कालिक तौर की भी बात नहीं कर रहा मैं, है ना? उसके बाद पंचम भाव, क्योंकि प्रेम की बात है, पंचम भाव बलवान है, पंचमेश बलवान है। बलवान तो हम षटबल में भी जाकर देख सकते हैं, है नहीं? मगर ये देखना उसमें शुभ ग्रह स्थित हैं, शुभ ग्रहों की पंचम पे दृष्टि है, चाहे खाली क्यों ना हो, दृष्टि है तो पंचम भाव प्रेम का भाव तो बलवान हुआ ना, शुभ कर्तरी में है। ऐसे ही पंचमेश और कारक भी उसकी स्थिति क्या है, युति और दृष्टि किसके साथ है। अगर पंचमेश और कारक की युति होती है तो बहुत अच्छा। अब इसके बाद आप कहेंगे कि सारी बातें किए जा रहे हैं तो कुछ और भी देखना होगा। हाँ, D9 का आपको मालूम है कि मैरिज में, विवाह में इसका बहुत बड़ा नुमाइश का। D9 में हम क्या क्या देखेंगे, D9 में क्या क्या देखेंगे, जो भावेश हैं, जिसका भी प्रश्न है भाव का, जनरली बात कर रहा हूँ, जनरल, कि जिस भाव से प्रश्न है उस भाव का स्वामी, उस भाव का कारक D9 में जाकर उसकी बढ़ोतरी हुई है कि कमजोर हुआ, बलवान हुआ है या कि कमजोर हुआ है, उसकी स्थिति में क्या अंतर है। D9 में हम दृष्टि को नहीं लेंगे, सिर्फ युति जो है उसको देख सकते हैं, स्थिति और युति देखेंगे, दृष्टि नहीं देखेंगे। तो D9 में देखना क्या क्या है, D9 का लगन, D9 का लगन, D9 के लगन की राशि कौन सी है, राशि कौन सी है। क्या D9 की जो राशि है D1 के 6, 8, 12 की राशि तो नहीं है,
जो D1 चार्ट के 6, 8, 12 की राशियां हैं कि कहीं वो D9 चार्ट के लगन की राशि तो नहीं है। और उसके बाद हम चंद्रमा की D9 में चंद्रमा की स्थिति देखेंगे, पंचमेश की स्थिति देखेंगे। पंचमेश कारक और चंद्रमा, इन तीनों की हम वहां पे जाकर स्थिति देखेंगे D9 में भी क्या क्या है। इन्होंने मजबूती ग्रहण की है या कि D9 में जाकर ये कमजोर हो गए। और D9 सबसे ज्यादा गुरु और शुक्र, ये इनकी स्थिति क्या है, क्योंकि शादी के कारक जो है शुक्र, स्त्रियों के लिए गुरु भी, इनकी स्थिति भी हम D9 में जाकर देखेंगे। पंचमेश कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं चला गया, केंद्र त्रिकोण में है, कहाँ है? ठीक है। ऐसे ही कारक और चंद्रमा को, चंद्रमा वहां जाकर किस स्थिति में बैठा है। हाँ, युति भी देख लेंगे, कहीं सूर्य के साथ, अशुभ ग्रहों के साथ, राहु केतु के साथ। ये सारी चीजें हमने सिर्फ उनका वहां जाकर स्थिति और देखनी है कि क्या वो कमजोर तो नहीं हुए। जो हमारा D1 चार्ट बताता है, क्या वो D9 हमें सहमति देता है कि नहीं देता है। कोई भी कथन करने से पहले D9 में जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले पंचमेश कारक, ये तीनों की स्थिति D1 में देखेंगे और उसके बाद फिर D9 में जाकर देखेंगे कि D9 में जो लगन है उसकी राशि कौन है। D लगन में कोई अशुभ ग्रह तो नहीं, कोई अशुभ ग्रहों की दृष्टि तो नहीं। इन सब को, दृष्टि को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, मगर आपका अपना मत है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं विचार नहीं करता दृष्टि की, मगर बहुत आचार्य जो है इसके ऊपर बातें भी देखनी चाहिए। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अगले पाठ में हम अब कैसे संबंध बनेंगे, क्या क्या और देखना है। आप कहेंगे आप बात स्लो चल रहे हैं, बहुत लंबी बात खींच रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस को टॉपिक को भी लिया जाए उसको पूर्ण रूप से हल किया जाना चाहिए। कोई भी ऐसी पॉइंट ना रहे जो आपके सामने सन्मुख ना। जितनी मेरी क्षमता, मैं तो सिर्फ उतनी बात करता हूँ। कईयों को मेरी लैंग्वेज के ऊपर एतराज़ है, शुद्ध हिंदी नहीं बोलते आप, श्लोक नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, जो शास्त्रों बताते हैं मैं वो बताना चाहता हूँ। किस भाषा में कहता हूँ, कैसे कहता हूँ, वो अलग सी बात है। जिसकी आदत है नुक्स निकालने की वो तो निकालेगा ही, जिसने कुछ ग्रहण करना तो वो करेगा। तो ज़्यादा ना कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सबका एक बार फिर